हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। और जब इस पर आप दबाएंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी और जब आप इस घंटी पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं। UPSSC का PET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये एग्ज़ाम एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और ये उत्तर प्रदेश में होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के CDP के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 10 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ये पेपर नंबर 4 है। इससे पहले 3 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिन्हें पढ़कर आप भी आसानी से CDP में अच्छे नंबर ला सकते हैं और ओवरऑल 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो और ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहे हो तो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, सीटेट का पेपर 1 है, ठीक है। सेट नंबर 4 है, पेपर नंबर 4 है और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 10 जनवरी 2023 को हुआ था, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं, CDP के जो 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर आपके पास रेस्पॉन्स शीट पड़ी हुई हो किसी भी डेट की जिसे हम सॉल्व करा चुके हैं तो आप क्वेश्चंस को मिला करके देख सकते हैं। 100% एकदम ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। तो देखिए, मस्तिष्क नमनीयता जो संप्रत्यय है वो क्या सुझाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था, ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो पूरी अवस्था होती है वह संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। तो ये वाला वाक्य सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। तो ये वाला वाक्य गलत है, ठीक है। जो विकास होता है वह सभी बालकों में एक समान दर से नहीं होता बल्कि अलग अलग दर से होता है, ठीक है। बच्चों के सीखने की गति एक समान नहीं होती बल्कि अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर 3, केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। तो ये वाला वाक्य भी गलत है, ठीक है। आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, ये बात सही है, लेकिन वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि वातावरण प्रभावित नहीं करता, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। अगर एक क्षेत्र में जो बच्चे का विकास है वह अन्य क्षेत्रों में बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो देखिए, जो तीसरा ऑप्शन है वो भी गलत है, चौथा ऑप्शन भी गलत है और जो दूसरा ऑप्शन है वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी से डिफरेंट है, सबसे अलग है। तो जो ऑप्शन सबसे अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। ऑप्शन नंबर 1 का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये वाला वाक्य गलत है, ठीक है। व्यक्ति की आनुवांशिकता
किससे संबंधित जो कारक होते हैं और वातावरणीय जो परिवेश होता है उससे संबंधित जो स्रोत होते हैं उनका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जबकि यहाँ बोला गया है कि प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, तो इस ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये वाला वाक्य गलत है। आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय या परिवेश से संबंधित कारक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि यहाँ बोल रहा है कि नहीं प्रभावित करते, तो इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 4, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। आनुवंशिकता से संबंधित जो कारक होते हैं और वातावरणीय परिवेश से संबंधित जो कारक होते हैं वे एक जटिल तरीके की पारस्परिकता के द्वारा विकास को रूप देते हैं, यानी कि बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरणीय परिवेश दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये दोनों जटिल पारस्परिकता के द्वारा बालक के विकास को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पाता है। तो जो बालक होता है वह अपने प्रारंभिक समाजीकरण की जो सीख लेता है वह अपने परिवार से लेता है, लेकिन ऑप्शंस में परिवार दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर माता पिता दे रखी हैं और माता पिता हमारे परिवार का ही हिस्सा होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, या कह लीजिए कि प्राथमिक संस्था होती है, और पास पड़ोस भी समाजीकरण का प्राथमिक कारक या प्राथमिक संस्था होती है। इन दोनों के अलावा जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सभी समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं, जैसे कि मीडिया द्वितीय कारक है, अखबार द्वितीय कारक है, विद्यालय द्वितीय कारक है, शिक्षक द्वितीय कारक है, पत्र पत्रिकाएं, किताबें, मैगजीन, ये सभी भी द्वितीय कारक है, मीडिया भी द्वितीय कारक है, संचार के माध्यम भी द्वितीय कारक है। परिवार और पास पड़ोस केवल प्राथमिक कारक होते हैं समाजीकरण के, और इनके अलावा सभी के सभी क्या होते हैं, द्वितीय कारक होते हैं। तो क्वेश्चन में प्रारंभिक समाजीकरण का कारक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक शब्द देखना है, वो है संकेतों का इस्तेमाल। तो बच्चे संकेतों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। संकेतों को हम क्या कहते हैं, संकेतों को हम प्रतीक भी कहते हैं, और बच्चे प्रतीकों का इस्तेमाल करना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है संकेत, और संकेतों को हम क्या कह देते हैं, प्रतीक भी कह देते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया प्रतीक, ठीक है। तो देखिए प्रतीक का पहला अक्षर क्या है, प्रतीक का पहला अक्षर है प। वो ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में पहला अक्षर प दे रखा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पहला अक्षर प दे रखा है, ठीक है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं दोनों में पहला अक्षर क्या है, प है, तो इसे हम संबंधित कर सकते हैं। ये केवल याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। बच्चों के अंदर संकेतों का इस्तेमाल करना या प्रतीकों का इस्तेमाल करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, और संकेत और प्रतीक दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं स्कीमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में स्कीमा के बारे में बताया है, और मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं स्कीमा कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम्य संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोस्की, ठीक है। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में बताया है। देखिए दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो जब भी बच्चा अपने आप से कोई कार्य करता है, अपने प्रयासों से कोई कार्य करता है, और वही बच्चा जब किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से कोई कार्य करता है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है
उसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, और इसे हम शॉर्ट में ZPD कह देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये लेव वायगोस्की से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वायगोस्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्ता पर जोर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति, ठीक है। लेव वायगोस्की ने अपने सिद्धांत में संस्कृति, सहयोग, भाषा, इन सभी चीज़ों को महत्व दिया है। पुनर्बलन के बारे में एक मनोवैज्ञानिक थे स्किनर, उन्होंने बताया है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो यहाँ दे रखा है नैतिक तार्किकता, ठीक है, नैतिक तार्किकता या नैतिक विकास। तो इसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था, ठीक है। नैतिक विकास का, सॉरी ये गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, BF स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, और लेव वायगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और लेव वायगोस्की ने अपने सिद्धांत में भाषा, सहयोग, समाज, संस्कृति, इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ठीक है। और जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन, अध्ययन, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की पढ़ने पढ़ाने से संबंधित सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को उन्हें प्रदान करनी चाहिए, संसाधन प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है अभिकथन ए, ये पूरी तरह से सही है। तर्क आर, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो तर्क है वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? तो पक्षपाती मानदंड। तो पक्षपाती एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, यानी कि नेगेटिव ऑप्शन है ये। गुणात्मक आकलन का प्रयोग, तो ये वाला वाक्य सही है, हमें गुणात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, तो ये भी सही है, हमें बच्चे के सांस्कृतिक जो क्षेत्र होता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है, हमें बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना चाहिए। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन क्या है? गलत है, हमें पक्षपाती मानदंड नहीं अपनानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी से डिफरेंट है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर आप दबाएंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी, इस घंटी को आपको दबाना है, और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस बन करके आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेव वायगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, तो बिल्कुल गलत बात है, भाषा चिंतन में बाधक नहीं है, बल्कि भाषा चिंतन में सहायता करती है, चिंतन को सुसाधित करती है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा था बाधक, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो गया नेगेटिव, गलत। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है सुसाधित करना, तो सुसाधित करना एक अच्छी बात होती है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा सही। ऑप्शन नंबर 3, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, तो ये वाला वाक्य गलत है, भाषा चिंतन को सुसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि ऑप्शन में मना किया जा रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4,
का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है, ठीक है। कम एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। भाषा का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव नहीं होता, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, जब भी लड़के लड़कियों के लिए खेलने के लिए अलग अलग प्रकार के खिलौने दिए जाएं, जैसे कि लड़की को गुड़िया दे दी और लड़के को कार दे दी, या फिर लड़की और लड़की के लिए कार्य, जो लड़की और लड़की के लिए अलग अलग कार्य दिए जाएं, जैसे कि मान लीजिए लड़की से बोल दिया कि आपको घर के सारे काम निपटाने हैं और लड़के से बोल दिया कि आपको बाहर के सारे काम करने हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए लड़कियों से बोल दिया कि आपको खो खो खेलनी है और लड़कों से बोल दिया कि आपको क्रिकेट खेलना है। तो इस तरह से जब लड़के और लड़कियों में किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है तो उसे हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता को हम जेंडर रूढ़िवादिता को हम जेंडर पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक पक्षपात और लैंगिक पूर्वाग्रह भी कह देते हैं। इन सभी शब्दों का एक ही आंसर, एक ही अर्थ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है, तो ये एक संसाधन है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या समस्या होता है? बिल्कुल नहीं। रुकावट होता है? बिल्कुल नहीं। बाधा होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक संसाधन होता है, एक अच्छी बात होती है, ना कि समस्या, रुकावट और बाधा होती है, ठीक है। अगर शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए विविध सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसे हम किस रूप में देखेंगे? इसे हम संसाधन के रूप में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? तो सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है, ठीक है। सत्र के अंत में मूल्यांकन करना गलत बात होती है। ऑप्शन नंबर 2, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, तो यहाँ दे रखा है विशिष्ट शिक्षक, तो विशिष्ट एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ दे रखा है स्वमूल्यांकन, और स्वमूल्यांकन एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 4, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ दे रखा है मानकीकृत परीक्षण। हमें मानकीकृत परीक्षण नहीं करने, बल्कि हमें लचीले परीक्षण करने हैं। तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। एक शिक्षक को बालक बालिकाओं को अपने डाउट्स को क्लियर करने, अपने प्रश्नों को पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, तो ये वाला वाक्य गलत है, ठीक है। सवाल पूछना चिंतन में या विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करता, तो ये सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? तो देखिए, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह अच्छे, ये सही बात है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हो गया सही। उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, तो ये वाला वाक्य भी सही है, ठीक है। उनके सामाजिक समूहों से संबंधित जो प्रेरणा देने वाले स्रोत होते हैं उनकी हमें स्वीकृति करनी चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है? देखिए, यहाँ अंतरों को प्रकाशित करना यानी कि जो अंतर होते हैं उनको महत्व दिया जा रहा है, तो हमें लोगों में अंतर नहीं करने, बल्कि हमें लोगों को साथ मिलकर के, आपस में मिलकर के, सहयोग के साथ मिलकर के साथ चलना है। स्थापित करना, तो ये भी गलत है, नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए,
एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहाँ कह रहा है साझी, साझी का मतलब हो गया मिल करके, साझा करके हमें रहना चाहिए, सही है। संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना, संबद्धता का मतलब होता है चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना, सहयोग करना, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। तो ये वाला वाक्य गलत है। सभी विद्यार्थी अपनी विशेषताओं में एक जैसे नहीं होते, सभी विद्यार्थियों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। तो ये वाला वाक्य गलत है। हमें किसी भी बालक को विशिष्ट विद्यालय में नहीं पढ़ाना है, हमें सभी बालकों को एक ही विद्यालय में पढ़ाना है, लेकिन हम बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रावधान कर सकते हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी हमेशा अतिक्रियाशील होते हैं। तो इस ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य में और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। विद्यार्थी हमेशा क्रियाशील होते हैं। तो ये वाला वाक्य क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ दे रखा है हमेशा। तो हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड होता है, हमेशा और सदैव पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए ये वाला वाक्य हो गया गलत। जो विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा अतिक्रियाशील नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेश हेतु यह महत्वपूर्ण तर्क है कि। तो देखिए जो बच्चे हैं वो क्या है, कुछ बच्चे हैं जिन्हें देखने में कठिनाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है दृष्टि से जूझते, यानी कि बच्चों को देखने में कठिनाई होती है। तो कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। कक्षा में ऐसे उपकरण मौजूद होने चाहिए जो कि बच्चों के सीखने में मदद कर सकें। ऑप्शन नंबर 2, इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण किया जाए। तो पृथकीकरण करने का मतलब है अलग करना। तो क्या इन बच्चों को बाकी के बच्चों से अलग करना चाहिए? तो पृथकीकरण एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 3, बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए। तो ये वाला वाक्य गलत है। बच्चों को पहले से ही देखने में परेशानी होती है, अगर हम उनकी सीट को बोर्ड से काफ़ी दूर कर देंगे तो उन्हें जो कुछ थोड़ा बहुत दिखता होगा वो भी नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर 4, केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। तो ये वाला वाक्य भी गलत है, ठीक है। केवल एक नेगेटिव वर्ड है और ही भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। हमें बच्चों को केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण के द्वारा नहीं पढ़ाना, बल्कि हमें बच्चों को चीज़ों को मौखिक रूप से बोलकर भी समझाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे अलग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसे हम शॉर्ट में ADHD भी कह देते हैं, से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो देखिए दोस्तों, जिन बच्चों में अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार होता है वे बच्चे अधिक समय तक एक ही जगह पर नहीं बैठ पाते हैं, अधिक समय तक पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं और वे चीज़ों को अधिक समय तक याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। ये सारे गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। आवेगशीलता का अर्थ है कि उनके अंदर आवेग होता है, वे कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है, इधर उधर भागते रहते हैं, एक ही जगह पर टिकते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 2, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं। तो ये वाला वाक्य गलत है, वे अधिक समय तक अपनी निर्धारित सीट पर नहीं बैठ सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। तो ये वाला वाक्य गलत है, ठीक है, उनमें सभी को सुनने की सहनशीलता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो ये वाला वाक्य भी गलत है, ठीक है, वे अपने कार्यों को क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं, मतलब कि उनका ध्यान भटकता रहता है, अलग अलग चीज़ों पर उनका ध्यान भटक जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना। तो ये वाक्य गलत है। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। हमें प्रतिभाशाली बच्चों से बहुत आसान और सरल प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, बल्कि हमें उनसे चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के सवाल करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। तो ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 4, उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो ये वाला वाक्य पूरी तरह से गलत है। हमें किसी भी बच्चे से सफलता की कम उम्मीद नहीं रखनी, निम्न उम्मीद नहीं रखनी, बल्कि हमें सभी बच्चों से सफलता की पूरी उम्मीद रखनी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे डिफरेंट है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों में स्वचयनित उच्चक्रम चिंतन कार्य हमें सौंपने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी को दबाना है, और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबाना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के ब्राह्मण निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। किसी तरह के बाहरी निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन पहले इसको उत्तर मानने से पहले बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। किसी भी तरह के बाह्य का मतलब होता है बाहरी, किसी भी तरह के बाहरी निर्देशन या अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। ठीक है, जब बच्चा बांसुरी बजाना सीखेगा, शतरंज खेलना सीखेगा, तो उसे किसी ना किसी कोच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, बाहरी निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वाला वाक्य गलत है। जब तक बच्चा अंदर से अभिप्रेरित नहीं होगा, उसके अंदर अंदरूनी अभिप्रेरणा नहीं होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी, तब तक वो किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन यानी कि बाहरी निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये वाला वाक्य भी पूरी तरह से गलत है। बालकों को बाहरी निर्देशन की ज़रूरत होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी तरह के बाहरी निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। तो ये वाक्य पूरी तरह से सही है। बालक को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बाहरी निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा। तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। केवल अध्यापक द्वारा कई शब्दों को दोहराकर। तो केवल नेगेटिव वर्ड है, और दोहराना रिवीजन करना भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ दे रखा है पारस्परिकता। तो पारस्परिकता एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाक्य सही है। निष्क्रिय नकल द्वारा। तो ये वाक्य गलत है। निष्क्रिय भी एक नेगेटिव वर्ड है और नकल करना भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 सभी से डिफरेंट है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। तो प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों को ज्ञान के सृजन में यानी कि निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि बच्चे में सीखने में रुकावट पैदा करता है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना। तो ये वाला वाक्य सही है। हमें बच्चों के जीवन से जोड़ते हुए बच्चों को कार्य देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना। तो ये वाक्य भी सही है। हमें बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए और उसी पर आधारित कार्य देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, एक ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। तो ये वाला वाक्य गलत है। ये दे रखा है ना बहुत, तो बहुत एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है,
यहाँ दे रखा है बहुत आसान, तो हम बच्चे को आसान कार्य तो दे सकते हैं लेकिन बहुत आसान कार्य नहीं दे सकते, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 4, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हमें बच्चों को ऐसे कार्य देने हैं जो उनके सोचने समझने और उनके विचारों को महत्व दे। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत है, तो तीसरा ऑप्शन सबसे अलग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थपूर्ण और संदर्भित। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अर्थपूर्ण एक पॉजिटिव वर्ड है और संदर्भित भी एक पॉजिटिव वर्ड है। हमें बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो पढ़ाई हुई सामग्री बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो और बच्चों से जुड़ी हुई हो, बच्चों के संदर्भ में हो। तो अर्थपूर्ण और संदर्भित अधिगम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देखिए, असंदर्भित तो आ लगा हुआ है, नेगेटिव हो गया, अर्थहीन नेगेटिव हो गया, इसी तरह यहाँ असंदर्भित अर्थहीन नेगेटिव हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, ठीक है, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है। तो पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। तो यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 समस्या की पहचान, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो समस्या समाधान करने का जो तरीका होता है उसका जो पहला चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। तो ये वाक्य सही है। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को पूरी तरह से नकारना चाहिए, तो ये वाला वाक्य गलत है। यहाँ दे रखा है पूरी तरह से नकार देना चाहिए, मना कर देना चाहिए, तो ये वाक्य गलत है। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। हमें बच्चों के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उनके जो तर्क विचार होते हैं उनको महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, तो ये वाला वाक्य गलत है। हमें बच्चों को दोषपूर्ण और महत्वहीन नहीं मानना है, या फिर जो वस्तुएं और घटनाएं होती हैं उन्हें दोषपूर्ण और महत्वहीन नहीं मानना है। ऑप्शन नंबर 3 सबसे अलग है, यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा करना चाहिए, तो ये वाला वाक्य गलत है। संवेगात्मक का अर्थ होता है बच्चे के अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो संवेग होती हैं, जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या। तो क्या एक शिक्षक को इन्हें अनदेखा करना चाहिए? तो अनदेखा करना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला कथन हो गया गलत। तर्क आर, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जबकि यहाँ कह रहा है कि संबंधित नहीं होते, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है, तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए प्रेरित करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हमें विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना चाहिए? प्रतिस्पर्धा के लिए क्या हमें बच्चों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना चाहिए, कंपटीशन के लिए प्रेरित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कंठस्थ स्मरण, कंठस्थ का मतलब हो गया रटना, स्मरण का मतलब हो गया याद रखना, तो रटना याद करना दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य भी गलत है। निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन, तो निष्क्रिय भी एक नेगेटिव वर्ड है, और पुनरुत्पादन का अर्थ होता है ज्यों का त्यों, वैसे का ही वैसा, जो कि नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? तो योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, तो ये वाला वाक्य गलत है। दोस्तों यहाँ पर ये जो शब्द दे रखा है ना, योग्यता का सत्व, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, यानी कि इसका अर्थ है कि हमें केवल योग्यता को ही महत्व देना चाहिए, तो हमें योग्यता को ही महत्व नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 2, कार्य के उद्देश्य का विद्यार्थियों से साझा न करके, तो ये भी गलत है। यहाँ कह रहा है कि साझा न करके, शेयर न करके, तो शेयर ना करना एक गलत बात होती है। हमें कार्य के उद्देश्यों को बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनको वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, किस लिए पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3,
विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, तो प्रतिस्पर्धा हमें बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, हमें बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ानी, बल्कि हमें बच्चों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर 4, चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करना। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखिए चिंतन एक पॉजिटिव वर्ड होता है और क्या वो कह रहा है कि चिंतन के मौके प्रदान करना, तो हमें बच्चों को चिंतन के मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये CDP के 30 क्वेश्चंस थे जिन्हें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस बटन पर आपको दबाना है। जब आप इस बटन को दबा देंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस बन करके आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने एक दोस्त से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।